हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास लेक्चर में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी तक जीएस 1 के हमने 6 लेक्चर्स में आर्ट एंड कल्चर कंपोनेंट को कंप्लीट कर लिया। तो आज लेक्चर 7 है हमारे जीएस 1 कंपोनेंट का, जहां पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस के। और आज के लेक्चर से हम नया कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ मॉडर्न इंडिया, और ये भी जीएस 1 का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में हमें कहाँ पे फिट बैठ रही है। उससे हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम यूपीएससी की तैयारी में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जीएस 1 की इस प्लेलिस्ट में आ, हम जो कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे वो ये कंपोनेंट्स रहेंगे जो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसमें आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री आ जाती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ जाती है, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, एंड देन कम्स ज्योग्राफी, जिसके फर्दर कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं ब्रॉडली, जिनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया एंड वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर जिसको रिसोर्स ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अभी तक हमारे इस प्लेलिस्ट में आपको 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। दिस इज द 7th लेक्चर, ये भी प्लेलिस्ट में ऐड हो गया है। और इन 6 लेक्चर से हमने आर्ट एंड कल्चर कंपोनेंट्स को, आर्ट एंड कल्चर के कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 टू 2018 इनको अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी, काइंडली रेफर द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस। अब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 टू 2018। और हम लेटेस्ट जो सबसे रीसेंट पेपर हुआ है 2018 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम 2018 का एक क्वेश्चन देखेंगे। बट फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, सिलेबस ने इसके फर्दर टॉपिक्स को मेंशन किया है, फर्दर कंपोनेंट्स को मेंशन किया है, जिसके अंदर और टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के फर्दर सब टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो सिलेबस में जो कंपोनेंट्स मेंशन्ड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, उनको एक बार देख लेते हैं। तो नंबर 1 जो कंपोनेंट है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हुए सिग्निफिकेंट इवेंट्स, सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज और सिग्निफिकेंट इश्यूज जो लोगों ने फेस किए, वो हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाता है। तो ऐसे जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश हो, ठीक है, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश हो, या और कितने सारे इवेंट्स हैं जो भी इस फेज में हुए, उनके सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इशूज, ठीक है, और उन्होंने किस तरह से हमारे इंडियन हिस्ट्री को शेप किया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इन एडिशन टू दिस, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन जीएस 1। तो उसमें अलग अलग स्टेजेस जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की थी, जो लोग थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की, वो, और अलग अलग हिस्सों में किस तरह से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है इट टुक शेप, तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द सिलेबस। इसके अलावा फ्रेंड्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है इंडिया की, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी कम आए रिलेटिवली, बट इफ यू सी द पेपर्स ऑफ 2013 और 14, यू विल रियलाइज दैट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, इससे जुड़ी जो भी इश्यूज थे, जो चैलेंजेस थे, एंड इवन द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, वो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए रेलिवेंट बन जाती है। नाउ दैट वी हैव हैड अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिलेबस, वी कैन स्टार्ट विद द न्यू कंपोनेंट दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे, एंड दैट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो हम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सन 2018 का। ठीक है, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए, और ये उत्तर हमने 150 शब्दों में लिखना था। इन इंग्लिश वी हैड टू राइट दैट थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो भी इसमें बेसिकली आपको जो ब्रॉड, आपका जितने दिमाग खुला रहेगा, जितने आपके हॉराइजन्स ब्रॉड होंगे, उतनी ही बेटर डायमेंशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एंड मोर ओवर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है आपने कि वर्ड लिमिट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। वी ओनली हैव 150 वर्ड्स, तो वी हैव टू कंडेंस आवर आंसर एंड वी हैव टू राइट all the relevant points within the constraint of word limit. So before we start writing answer, it's always important for us that we understand each and every word written in the question, each and every word mentioned in the question. ठीक है, तो उसमें एक एक वर्ड को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें इस क्वेश्चन की डिमांड के बारे में पता लगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस में फिट बैठ रहा है, यहाँ पे महात्मा गांधी के थॉट्स की बात की गई है। ठीक है, तो आप में से इसको फ्रीडम स्ट्रगल का भी हिस्सा मान सकते हैं, बट पर्टिकुलरली ये इस पर्टिकुलर डोमेन में फॉल करेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। इसके सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज का हिस्सा बन जाते हैं। महात्मा गांधी वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी,
ठीक है, तो इसमें इनके जो थॉट्स है उस टाइम पे वो आज भी प्रासंगिक हैं, ठीक है, आज भी रेलिवेंट है, उनकी आज भी सिग्निफिकेंस है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डाला गया है। एंड इसके कीवर्ड्स को देखते हैं अब, ताकि हमें पता लगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमने अपने आंसर में कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं, ताकि एग्जामिनर को ये पूरी एक तरह से क्लियरेंस मिले कि हम इसी क्वेश्चन का उत्तर लिख रहे हैं, किसी और क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे। वी आर राइटिंग व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस एंड नॉट व्हाट वी जस्ट नो, ठीक है, रैंडमली। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो कीवर्ड्स हैं वो है थ्रो लाइट। ठीक है, थ्रो लाइट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी कमेंट किसी ने किया, ठीक है, वो कमेंट जब तक आप उसकी सब्सटैंसिएशन नहीं करते, सब्सटैंसिएशन मतलब जब तक आप उसके उदाहरण नहीं देते, ठीक है, तब तक आप उस पर रोशनी नहीं डाल सकते। उसको कुछ ना कुछ आपकी आर्ग्यूमेंट अगर है, यू हैव टू बैक इट विद सम सब्सटैंशियल आर्ग्यूमेंट, तभी वो चीज़ के ऊपर लाइट थ्रो होगी, रोशनी डलेगी। ठीक है, कि सपोज ये पेन है, पेन के बारे में मैंने कुछ कह दिया, ठीक है, अब इस पेन को आप कहें कि थ्रो लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ दिस पेन। वो थ्रो लाइट कब होगी? जब आप बताएंगे कि जब इस पेन से मैंने अपना एग्जाम का पेपर लिखा तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, मेरी उंगलियां नहीं थकी क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग थी, मेरा पेज नहीं फटा क्योंकि इसकी निब बहुत सॉफ्ट थी। ठीक है, तो ये उदाहरण देके हम थ्रो लाइट कर रहे हैं ऑन द क्वालिटीज ऑफ दिस पेन। सिमिलरली महात्मा गांधी जी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स थे जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत हमारी मदद की। ठीक है, इवन आज भी वो रेलिवेंट हैं। तो उनकी जो रेलिवेंस है वो क्यों रेलिवेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो थ्रो लाइट में आ जाता है, वाई आ जाता है, क्यों रेलिवेंट है, ठीक है, और कैसे रेलिवेंट है। ये दोनों के उदाहरण जो हैं हम आज की सर्कमस्टांसेस की एग्जाम्पल देके इसके ऊपर रोशनी प्रकाश डाल सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द circumstances। ठीक है, तो इसमें जो महात्मा गांधी के थॉट्स हैं, ठीक है, तो थ्रो लाइट आपने समझ लग गया आपको। ठीक है, किस पे थ्रो करनी है, सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, और किस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम्स पे। ठीक है, उस टाइम पे तो उनके थॉट्स रेलिवेंट थे ही, लेकिन आज की डेट में कैसे रेलिवेंट है उस पर हमने प्रकाश डालना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये प्रेजेंट टाइम्स है। बहुत बच्चे जिन्होंने 2018 का मेंस लिखा था उनसे यही गलती हुई थी कि उन्होंने आंसर लिखना जब स्टार्ट किया तो वो भूल गए कि प्रेजेंट टाइम की बात की गई है। ठीक है, तो आपने पास्ट की बात नहीं, प्रेजेंट टाइम की बात करनी है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया है। तो क्वेश्चन की डिमांड के बेसिस पे हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। किस तरह से? बेसिक स्ट्रक्चरिंग तो यही रहती है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन रहता है। तो इंट्रोडक्शन में हम महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही ब्रीफली 20 से 30 शब्दों में छोटी सी बातें, कुछ बहुत छोटी सी बातें हम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 70 से 90 वर्ड्स हम खर्च करेंगे अपने बॉडी के ऊपर, विच इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पार्ट ऑफ एनी आंसर। ठीक है, इसमें हम महात्मा गांधी के कुछ थॉट्स की बात करेंगे और उनकी रेलिवेंस की उदाहरण देके उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से वो आज की डेट में भी रेलिवेंट है। और उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे। ये आप 10 to 20 वर्ड्स में भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास वर्ड का थोड़ा कंस्ट्रेंट बाकी है तो आप थोड़े ज़्यादा वर्ड्स अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बट योर फोकस शुड बी ऑन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के ही मार्क्स मिलेंगे, बट येस, अ वेरी रेलिवेंट एंड ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड वेरी रेलिवेंट एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, अ क्लोजर, वो इट गोज अ लॉन्ग वे इन फेचिंग यू सम एडिशनल लिवरेज अमंग अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल लिवरेज मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इससे पहले कि अब हम आंसर लिखें हमें ये पता तो होना चाहिए कि महात्मा गांधी के क्या थॉट्स थे। ठीक है, वो क्या सोचते थे। अगर वही नहीं पता तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो बेसिक नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास वही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक ब्रिक्स के बिना इमारत नहीं बनती, इनफैक्ट बेसिक ब्रिक्स की बना, ठीक है, नींव भी नहीं डलती किसी भी इमारत की। ठीक है, तो बेसिक ब्रिक्स जो इस आंसर को बिल्डअप करने में हमारी मदद कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी को हम इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में जो आपके सामने प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है टॉलरेंस, सत्याग्रह, विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की उन्होंने बात की थी, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी, सर्वोदया, अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट ऑफ महात्मा गांधी, अ वेरी इंपॉर्टेंट विजन ऑफ महात्मा गांधी, एंड ट्रस्टीशिप। ठीक है, तो इसमें देखिए अब ये सारे थॉट्स तो हैं, लेकिन आज की डेट में कैसे रेलिवेंट हैं, चलिए आज की कुछ सर्कमस्टांसेस या आज की कुछ सिचुएशन जो हैं उनके साथ लिंक ड्रॉ करते हैं। तो टॉलरेंस कैसे रेलिवेंट है? अब देखिए हमारे दुनिया में, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। दुनिया में तो इंटॉलरेंस बढ़ ही रही है। ठीक है, रिफ्यूजी इमिग्रेंट्स मिडल ईस्ट से जाके यूरोपियन कंट्रीज में जो बसे उनको इंटॉलरेंस झेलनी पड़ रही है। ठीक है, इवन रिफ्यूजीज भी इंटॉलरेंस खुद कमिट कर रहे हैं। ठीक है, वाइट्स के अगेंस्ट वो भी क्राइम कर रहे हैं। तो और इंडिया में रेस और रिलीजन के नाम पे काफ़ी इंटॉलरेंस देखने को मिल रही है, काउ विजिलेंटिज्म की प्रॉब्लम आ रही है, जेएनयू का मुद्दा आपके सबके सामने हुआ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता लगता है कि आज की दुनिया में अगर हम थोड़ा टॉलरेंट बिहेव करेंगे, ठीक है, हमारे में अगर सहनशीलता होगी थोड़ी सी ज़्यादा, तो हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो आज की डेट में महात्मा गांधी के थॉट्स रिलेवेंट हैं। इसके बाद सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स स्टैंडिंग अप फॉर द ट्रूथ इन अ नॉन वायलेंट मैनर।
ठीक है। तो ये भी आज रेलिवेंट है, कितने सारे मुद्दे हैं जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर के रखा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसानों के जो दिक्कतें वो झेल रहे हैं, ठीक है, उसका मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ठीक है, उसके बाद जो गुड गवर्नेंस हमें नहीं मिल पा रही, वो कितने सारे मुद्दे हैं। तो उन सभी मुद्दों को अपने हक की लड़ाई के लिए अगर हम सत्याग्रह को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि वो रेलिवेंट नीतियां बनाए, ठीक है, और रेलिवेंट डिसीजन और मेजर्स जरूर लें, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, तो वो एक बहुत ही हार्ड वायलेंट मेजर लेते हैं अपनी डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए, जिसका नतीजा क्या निकलता है, डिसहार्मनी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ पीस, और होता उससे कुछ भी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा सकते हैं सरकार के द्वारा। इसके बाद विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की बात की थी महात्मा गांधी ने, तो आज जो किसानों को बहुत चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, किसानों की फार्मर सुसाइड बढ़ गई है, फार्मर के ऊपर कर्जे बढ़ गए हैं, फार्मर काफ़ी प्रेशर में है इकोनॉमिकली, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की जो बात की थी महात्मा गांधी ने, वो चीज़ें इन सारी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में आज रेलिवेंट हैं, ठीक है। अगर हम उनके पाथ पे चलते तो शायद ये चीज़ें इतनी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी। इस वक्त इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या वो सारी पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है, इज इट स्किल्ड? नो। इज इट मैनर्ड? इज इट वेल एजुकेटेड? नो। तो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा होने की बजाय वो हमारे ऊपर बर्डन बन रहे हैं, ठीक है। हमारी एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम है। आप चाहें तो पीछे जो रिपोर्ट निकली थी इलेक्शंस के बाद, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, उसमें पिछले 49 ईयर्स में, अराउंड पिछले 49 ईयर्स में सबसे स्टीपेस्ट जंप जो था वो देखने को मिला था इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। तो उसको भी चाहे तो आप कोट कर सकते हैं, और इस केस में जो महात्मा गांधी के वोकेशनल ट्रेनिंग की जो उन्होंने बातें की वो रेलिवेंट बन जाती है। देन कम्स सर्वोदया। अमिट्स राइजिंग इनइक्वालिटी द फिलोसफी ऑफ सर्वोदया। सर्वोदया का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, सबकी डेवलपमेंट, ठीक है, सिर्फ कुछ टाटा बिरला अंबानी की डेवलपमेंट नहीं, पूरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट, उसको सर्वोदया कहते हैं। तो आज जो इंडिया का इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो बहुत ही पुअर स्कोर है, तो वो एक बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन एक प्रेजेंट करता है, और वहाँ पे सर्वोदया की फिलॉसफी जो है बहुत रेलिवेंट है। अगर हम सर्वोदया करेंगे तो जो टॉप के लोग तरक्की कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन सबकी तरक्की उसमें होगी, ठीक है। इसका फायदा क्या कि अगर इंडिया की जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी है, ठीक है, भूखमरी है, गरीबी है, ठीक है, फार्मर सुसाइड हो रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी ग्रोथ और डेवलपमेंट का, ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सर्वोदया की जो इंपॉर्टेंस है वो आज देखने को मिल सकती है। इसके बाद ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि जो वेल्दी लोग हैं उनको एक तरह से आप अपना ट्रस्ट दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बाकी कम्युनिटी को भी ग्रोथ करवा सके उनकी, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी थी। आपका होमवर्क ट्रस्टीशिप के ऊपर 25 वर्ड्स जो हैं आपने प्रिपेयर करने हैं, जिसमें कि बेसिकली आपने इसकी डेफिनेशन और डे टू डे लाइफ से इसकी कुछ एग्जांपल्स नोट करनी है, ठीक है। तो अमिट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर एट द हैंड ऑफ रिच एंड वेल्दी, द फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप हैज बिकम वेरी रेलिवेंट टुडे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक ब्रिक्स हैं, इसके बेसिस पे आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये बेसिक नॉलेज देखिए, आपको अगर महात्मा गांधी के थॉट्स पता हैं, एग्जाम्पल्स आपने डे टू डे लाइफ से, करंट अफेयर्स से आपने एग्जाम्पल अगर उठा के लिखेंगे तो काफ़ी वो रेलिवेंट बन जाती हैं। और यहाँ पे देखिए कि स्टैटिक क्वेश्चन में हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट माना जाता है, और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी देखिए करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट बन रहा है। डबलिंग फार्मर इशू, ये करंट में न्यूज़ चलता है, ठीक है, करंट इशू है। काउ विजिलेंटिज्म करंट इशू है, मॉब लिंचिंग करंट इशू है। तो करंट अफेयर्स देखिए स्टैटिक में भी कैसा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे मेंस के आंसर में, ठीक है। तो इसलिए हमारी परिश्रम टेस्ट सीरीज को जरूर एक बार उसके सैंपल जरूर देखिए, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो सैंपल जब आप देखेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से आप करंट अफेयर्स की नॉलेज को मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं। और हम स्पेशल मेंस फॉर्डर मटेरियल हर एक टेस्ट के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, विच विल गो अ लॉन्ग वे इन ओवरऑल होलिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन को देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हम ब्रीफली मेंशन करेंगे गांधी जी के बारे में। वी कैन राइट दैट महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, वाज अ ब्रिलियंट राइटर, फिलोसोफर एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। केवल इतनी लाइन भी अगर आप लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन आपकी हो गई। हाउएवर, अगर आप कुछ और एडिशन करना चाहते हैं तो यू कैन राइट दैट ही वाज अ विजनरी एंड possessed a very powerful mind and hence thought deeply and wrote on basic human issues and problems facing India in those times। those times मतलब 1948 से पहले,
ठीक है, तभी तो वो उनका जो जन्म काल था, जितनी देर वो जिंदा थे, तब उन्होंने जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे उसके बारे में लिखा। इसके बाद आप कनेक्टिंग लाइन ऐड करके यू कैन जंप टू द बॉडी। इन द कनेक्टिंग लाइन यू कैन राइट दैट हिज थॉट्स आर रेलिवेंट इवन टू दिस डे विच कैन बी विजुअलाइज्ड। ठीक है, अब जब थ्रो लाइट डायरेक्टिव देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिव है थ्रो लाइट ऑन, डायरेक्टिव है थ्रो लाइट ऑन। तो जब हम लाइट किसी चीज पे थ्रो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें वो नजर आनी शुरू हो जाती है चीज, तो हम क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये विजुलाइज जो है फ्रेंड्स, ये एक कीवर्ड है आपके आंसर में, ये नजर आना चाहिए। उससे एग्जामिनर को बहुत 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 आश्वासन मिलेगा कि आपने डायरेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन के साथ पूरा जस्टिस किया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिस्कस लिख देते हैं वो इतना रेलिवेंट नहीं होता। यहाँ पे विजुअलाइज जब आपने लिखा है, उसके चाहे आधा या एक नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मिलेगा। ठीक है, तो डोंट जस्ट लाइक विच कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ, विच कैन बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख देते। डायरेक्टिव ने की जो डिमांड है, डायरेक्टिव जो कह रहे हैं उसके हिसाब से आपने लिखना होता है। तो विजुअलाइज इज द प्रॉपर कीवर्ड हियर, तो राइट विजुअलाइज। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन में क्वेश्चंस में जब आता है तो आंसर में विजुअलाइज्ड, कैन बी सीन थ्रू, ठीक है, कैन बी सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इस तरह से आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टिव्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो सिविल स्टैफ की प्लेलिस्ट जो है उसमें स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है डायरेक्टिव्स के बारे में, जिसमें हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डायरेक्टिव्स के साथ सॉल्व करवा के दिखाया हुआ है। तो उससे भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि डायरेक्टिव के चेंज होने से आंसर की टोन कैसे चेंज हो जाती है। सो डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट एज वेल। ठीक है, उसका हम जो लिंक है वो कमेंट में जरूर आपको पिन करके दे देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द बॉडी। तो बॉडी में फ्रेंड्स सबसे पहले थॉट्स ऑन टॉलरेंस की बात करते हैं। सो गांधी जी स्ट्रांगली प्रोफेस द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एंड कंपैशन। हिज आइडियाज ऑफ टॉलरेंस, कॉम्प्रोमाइज एंड नॉन वायलेंस कैन सर्व एज एन एंटीडोट टू द प्रेजेंट सोशल क्राइसिस ऑफ हेट्रेड, टेररिज्म एंड रेशियल रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अब वर्ड्स की लिमिट है तो थोड़ा आप पाई चार्ट या डायग्राम यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हल्की सी रेफरेंस दे सकते हैं इन चीजों की, जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, रेशियल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम है अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया। सेकेंडली फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक चीज आप देखिए, यहां पे इंडिया पर्टिकुलरली के बारे में लिखने को नहीं कहा। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट टाइम्स, तो हम इंडिया में जो रेलिवेंस है उनकी वो भी बताएंगे, वर्ल्ड में जो रेलिवेंस है वो भी बताएंगे, और हमारा होराइजन जितना ब्रॉड रहेगा हमें उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें वर्ल्ड में देखिए, रिफ्यूजी की हेट्रेड, मिडिल ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म एंड अंडरमाइनिंग द डेवलपिंग कंट्रीज बाय द डेवलपमेंट, जो उनका शोषण हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का, उसको मेंशन कर सकते हैं। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हुई, कुछ राइट्स जो होते रहते हैं, मुजफ्फरनगर का जो राइट है बहुत फेमस राइट था, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। काउ विजिलेंटिज्म, मॉब लिंचिंग, पद्मावत रो के टाइम पे जो एक्सेसेस कमिट हुए, उन सब की रेफरेंस आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थॉट्स ऑन टॉलरेंस दे आर रियली रेलिवेंट एंड दे विल सर्व एज एन एंटीडोट टू ऑल दीज मेनेसेस। ठीक है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दे विल सर्व एज एंटीडोट टू दिस। इसके बाद थॉट्स ऑन सत्याग्रह जो हैं वो भी बहुत रेलिवेंट है। गांधी जी वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सत्याग्रह दैट इज स्ट्रगलिंग फॉर व्हाट वी बिलीव इन विदाउट बीइंग वायलेंट। His thoughts and ideology on Satyagraha gain significance in present times as the politics in India and also in most of the outside world. ठीक है, ये देखिए most of the outside worlds as well as in India, हमने दोनों को मेंशन कर दिया। ठीक है, तो वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों को मेंशन करेंगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इज perhaps witnessing one of the darkest phase। इंडिया की पॉलिटिक्स और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स दोनों बहुत ही डार्क फेज के थ्रू को एक तरह से विटनेस कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे सोशल मीडिया एटसेट्रा को मैनिपुलेट करके लोगों को बस इलेक्शन जीते जा रहे हैं। ठीक है, लोग क्या चाहिए, लोगों को उनकी क्या डिमांड्स होनी चाहिए, उससे राज करने वालों को कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सत्ता कायम करनी है। ठीक है, और एक हवा बनानी है अपनी कि हाँ हम ही बेस्ट हैं। ठीक है, हमसे पहले जो आए उन्होंने कुछ नहीं किया, चाहे वो इंडिया हो, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो। ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स की वजह से ही पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है, एंड इवन यूएस में भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सभी वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो पॉलिटिकल स्ट्रगल इज टेकिंग वायलेंट अंडरटोन्स नाउ। ठीक है, इंडिया में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हीं के कुछ मुश्तंडे जो हैं वो काफ़ी वायलेंस कर देते हैं। ठीक है, जाने अनजाने में उनसे काफ़ी वायलेंस हो जाती है, कई मूर्तियां तोड़ देते हैं। ठीक है, डिफेस कर देते हैं दूसरे धर्म की बनाई हुई मूर्तियों को एटसेट्रा, ये सारी दिक्कत आ रही है। तो पॉलिटिकल स्ट्रगल इज टेकिंग वायलेंट अंडरटोन विच इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी। हेंस इन दिस लाइट सत्याग्रह गेन्स रेलिवेंस इन द कंटेम्पररी टाइम्स एज वेल। इसकी सिग्निफिकेंस आप बताना चाहें तो जो मुद्दे चल रहे हैं आज की डेट में, जैसे करप्शन का मुद्दा है, तो जो अन्ना हजारे का एंटी करप्शन क्रूसेड था हैड सम डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि वो सत्याग्रह की लाइंस पे था। पीसफुल एजिटेशन बाय द तमिलियंस ड्यूरिंग जलीकट रो। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हैं, एक तरफ हरियाणा में जब जाट आंदोलन हुआ था, या फिर जब गुरमीत राम रहीम वाले केस में जब यहाँ पे वायलेंस हो गई थी, तब स्टेट ने और बुरी तरह से लोगों को दबाया था। जबकि तमिलनाडु में जलीकट के अगेंस्ट जब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुली किया तो सरकार को झुकना पड़ा।
ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है कि सत्याग्रह बहुत रेलिवेंट है आज की डेट में। हम अपनी कोई भी डिमांड है उसको फुलफिल करवा सकते हैं बाय फॉलोइंग सत्याग्रह। इसके बाद पीसफुल फार्मर्स प्रोटेस्ट ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन ऑफ 2018। साउथ इंडिया से, केरला और तमिलनाडु से कई फार्मर्स आए थे हु आर फेसिंग टू मच पेन, हु आर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम्स, एंड दे केम टू दिल्ली, और वहां पे उन्होंने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया। ठीक है, और उनको भी एक तरह से कुछ बहुत 100% उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बट कुछ उनको ज़रूर रिलीफ मिला था। द पार्लियामेंट हैड टू सी कि क्या उनकी दिक्कतें हैं और उस पर काम करना पड़ा था। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं टू ऐड अ वैल्यू टू योर आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई थी गांधी जी ने। तो इंडिया इज प्रेजेंटली इन द स्टेज ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस अलॉन्ग विद सेवरल अदर इश्यूज सच एज डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशंस, पुअर लिविंग कंडीशंस इन सिटीज एटसेट्रा। इनसफिशिएंसी ऑफ विलेजेस टू stand as self-sufficient self-sustaining units is the root cause for this। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इससे कई सारी प्रॉब्लम्स है, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि रूरल यूथ कुछ वहां नहीं कर पा रहा, उसको माइग्रेट करना पड़ता है। माइग्रेट करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसमें स्किल नहीं है। ठीक है, तो उसको चिंदी चोर जैसे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, ही हैज टू रिजॉर्ट टू वेरी मीनियल टास्क। ठीक है, तो वो काफ़ी बाकी एक कैस्केडिंग इफेक्ट, एक विशियस सर्कल को जनरेट करता है जिसमें कि सोसाइटी जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है। इस सभी प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो है क्योंकि विलेज सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट्स नहीं है। अगर विलेज सेल्फ सस्टेनिंग होते तो किसी को माइग्रेट करने की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है, सिटीज इतने ओवर क्राउडेड ना होते, किसान आत्महत्या ना करते, उनके ऊपर कर्जे ना होते, तो काफ़ी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं आज जो हम देखते हैं वो काफ़ी सुलझी होती। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से विलेज सेल्फ सफिशिएंसी जिसके बारे में महात्मा गांधी ने बात की थी वो काफी रेलिवेंट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट गांधीजी's philosophy on village self sufficiency gains significance, and acknowledging the relevance of this, national think tanks like Niti Aayog have emphasized on the bottom up approach of development wherein the self sufficiency of villages is the foundation of development। तो इसमें फ्रेंड्स आपने क्या किया, आपने रेलिवेंस बता दी, और रेलिवेंस बताते बताते ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट को ये चीज मालूम है। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन के स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको नीति आयोग बना दिया। और नीति आयोग किस पे विश्वास करता है, बॉटम अप अप्रोच पे। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे वो फॉलो नहीं करता, वो टेलर मेड अप्रोच पे फॉलो करता है कि हर विलेज की प्रॉब्लम अलग है, हर विलेज की सिचुएशंस अलग है। तो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हुए जो नेशनल थिंक टैंक्स हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सही डायरेक्शन में ये चीज़ हो रही है। आपने एक तरह से अपने आंसर में इस चीज़ को भी कोट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स वोकेशनल ट्रेनिंग की भी आप बात कर सकते हैं, जिसमें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन राइट कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर उसके पास स्किल नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं, वो बर्डन बनेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू उनको स्किल सेट दिया जाए ताकि हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेहतर फायदा ले सकें। और ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद फ्रेंड्स अब आप एक सॉलिड कंक्लूजन दे सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, तो कंक्लूजन में यू कैन राइट दैट दस इट कैन बी सेड दैट गांधी जी वॉज द लीडर ऑफ द पास्ट हु रन्स इनटू द प्रेजेंट एंड मार्चेस टुवर्ड्स द फ्यूचर। ये बहुत हैवी लाइन है फ्रेंड्स, वैल्यू लोडेड लाइन है। डू मेंशन दिस इन योर आंसर एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, इस तरह का आंसर लिखने से अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो यू कैन इजीली गेट सच एन आंसर कैन इजीली फेच यू 7.5 प्लस। ठीक है, विच इज अ वेरी 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 गुड स्कोर। ठीक है, ऐसा आंसर लिखने से यू विल रियली गेट वेरी गुड मार्क्स, और ऐसे एक्सप्रेशन जरूर यूज कीजिए। ठीक है, और जहां पे बात गांधी जी की आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन की लाइन फिलोसॉफिकल सी है, क्वेश्चन की लाइन थोड़ी ब्यूटी वाली है, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। बहुत ही संत महात्मा वाली बातें लगती हैं, तो हम अपने आंसर में भी कुछ वैसी चीजें देंगे। तो आंसर में ये लाइन लिख के आपने एक वैसी चीज प्रेजेंट की एग्जामिनर को, एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। And you can finally write this that he had always been a leader of the time ahead. His thoughts are relevant and important today more than ever before. कि उस टाइम से भी ज़्यादा आज उनकी रेलिवेंस है। ठीक है, तो ऐसा आंसर लिख के you have given a very good closure to your answer and examiner will be really impressed. So friends, इस सारे पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, इस क्वेश्चन को दोबारा खुद से ट्राई कीजिए लिखने का। ठीक है, और अपने पीयर ग्रुप में और आपस में डिस्कस करके फाइंड सम अदर पॉइंट्स एज वेल जो आप इसमें लिख सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस डेली करते रहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के लेक्चर से आपको काफी इनसाइट्स मिली होंगी दैट हाउ टू अप्रोच मेंस आंसर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि यूपीएससी ने ही जो पूछा है अगर वही को उसी चीज को हम डिकोड कर दें तो आने वाले एग्जाम में जो यूपीएससी पूछेगी उसको बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग आंसर, यू शुड राइट एटलीस्ट वन आंसर अ डे, बिकॉज एन आंसर अ डे विल पेव योर वे
फॉर मसूरी स्टे। ठीक है, विद दैट फ्रेंड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी वुड लाइक टू टेल यू कि हम टेलीग्राम पे मौजूद हैं, जहां पे हम अपना डेली फ्री कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में पोस्ट करते रहते हैं। तो डू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, ठीक है, इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है, इफ यू वांट टू गेट इन टच, तो यू कैन ड्रॉप अ मेल एट दिस ईमेल आईडी hello@civilstaff.com और यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर 8146207241। अगर आप इफ यू हैव एनी doubt regarding this particular lecture and if you want to get in touch with me, drop a mail at this email id and do mention your name, your email id and your contact number and we'll arrange a call to get in touch with you and address all the queries that you have. With that friends, I wish you all the best. Keep practicing prelims questions as well. Prelims आपका जब क्लियर होगा तो आई एम वेरी श्योर कि मेंस की अगर ऐसे प्रैक्टिस आप करते रहे तो आपका मेंस भी क्लियर होगा, आपकी इंटरव्यू भी क्लियर होगी एंड यू विल बिकम एन आईएएस और एन आईपीएस ऑफिसर और विच एवर सर्विस यू लाइक। ठीक है, तो भगवान आपकी उसमें पूरी सहायता करे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।